गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मानव का पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियां और पाचन की कार्य प्रणाली का अध्ययन करवाया था। आज हम पढ़ते हैं मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो मानव का श्वसन तंत्र आज पढ़ेंगे। मानव का श्वसन तंत्र। तो देखिए, मानव के श्वसन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, और दूसरे को हम बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र। ठीक है। तो देखिए, श्वसन तंत्र में ये ऊपर का भाग है जो लैरिंक्स है, आज पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। इस टाइप से है श्वसन तंत्र। श्वास नली है ये उपास्थि छल्ले हैं। तो ये तो है दायां फेफड़ा, इसे बोलते हैं दायां फेफड़ा, राइट लंग्स। दूसरा है बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, लेफ्ट लंग। एक है दायां फेफड़ा और दूसरा है बायां फेफड़ा। ठीक है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है। इस टाइप से यहां ऐसे स्थित होता है। ये जो हमारा भाग है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये है इस टाइप से, ये। ठीक है। ये पास से चल रहे हैं। ये जो ऊपर का भाग है इसको हम बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स बोलते हैं इसको। स्वर या कंठ, स्वर यंत्र या कंठ बोलते हैं इसको। दूसरा जो भाग है श्वास नली, श्वास नली, ट्रेकिया। दूसरे भाग को हम श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। इसके बाद में जो यहां पर होती है उसे हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी जिस संरचना में होती है उसे हम श्वसनिका कहते हैं। और ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं इन्हें वायुकोटिकाएं कहते हैं।
वायुकुपिकाएं, वायुकुपिकाएं। ठीक है। इसके बाद में देखिए इसका थोड़ा श्वसनिका का चित्र देख लेते हैं। ये भाग है, जैसे यहां से खुल गया, फिर आगे जाकर दो पार्ट में बच गया इस टाइप से, फिर ये आगे जाकर फिर अलग अलग भागों में बट रहे हैं इस टाइप से, फिर इस टाइप से, ऐसे। ठीक है। ये फिर ये वायुकुपिका है, ऐसे एक पार्ट बना देते हैं ये। ठीक है। ये है श्वास नलिका। श्वास नलिका किसमें बढ़ रही है? श्वसनी। श्वसनी किसमें बटेगी? श्वसनिकाओं में। और ये है वायुकुपिकाएं, वायुकुपिका, वायुकुपिका। इसी टाइप से इधर भी है, इधर का एक ही पोर्शन बना देते हैं इधर वाला, ऐसे। ठीक है। ये वायुकुपिका है ऐसे। तो देखिए मानव के श्वसन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरे को बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र। आप ऐसे पढ़ सकते हो, ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन से अंग आते हैं, निचले श्वसन तंत्र में कौन से अंग आते हैं, ऐसे पढ़ सकते हो। या आप डायरेक्ट बता सकते हो कि श्वसन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके सामने है, सबसे पहले हम ले लेते हैं नासिका। ठीक है। नासिका किसमें खुलेगी? श्वास नली में। श्वास नली के बाद किसमें आएगी? ग्रसिका, सॉरी ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद में आपके सामने लैरिंक्स, कंठ, कंठ या लैरिंक्स, ये हैं भाग। ठीक है। तो देखो आपके सामने आगे के भाग अगर हम देखते हैं तो फिर उसके बाद में देखिए नासिका है, श्वास नली है, ग्रसनी है, कंठ है। पांचवा जो भाग हम लेते हैं इसमें, जैसे आपके सामने नीचे वाले भाग में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए श्वसनी है, श्वसनी, फिर आगे किसमें? श्वसनी का है ब्रेकियोल्स, फिर इसके बाद में है फेफड़े, फेफड़े हैं, ये हैं। तो देखिए मानव के श्वसन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं, जैसे नासिका है, श्वास नली है, ग्रसनी है, कंठ या लैरिंक्स है, श्वसनी है, श्वसनिका है और फेफड़े हैं। ये जो इधर वाले पार्ट हैं श्वास नली को छोड़कर, ये इधर वाले जो भाग हैं ये आते हैं, ये सारे भाग मिलकर ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। नीचे वाले आप जानते हो श्वसनी है, श्वसनिका है, फेफड़े हैं, जो निचले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले है नासिका। सबसे पहले जो नासिका होती है वो, उसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं, दोनों छिद्रों के बीच में एक पट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नेजल पट या नासिका पट। इसको हम नासिका पट बोलते हैं या इसको हम नेजल पट या सेप्टम कहते हैं। नासिका के अंदर रोम और श्लेष्मा पाया जाता है, रोम व श्लेष्मा पाया जाता है। रोम का मतलब है बाल। तो बाल का प्रमुख कार्य क्या है? जो वायु नासिका में प्रवेश करती है, जब नासा गुहा में जाती है तो वहां के अंदर देखें तो छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जिन्हें बाल कहते हैं। बाल क्या करते हैं? फिल्टर का कार्य करते हैं, यानी धूल के कणों को
धूल के कणों को रोम या बाल नासिका के अंदर ही रोक देते हैं, अतः वायु का शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद में कई बार क्या होता है, जीवाणु और धूल के कण, जैसे जीवाणु है वो अंदर जाता है नासिका में तो श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा जीवाणु का जीवद्रव्य कुंचित कर देता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और जो शुद्ध वायु है वो नासिका में प्रवेश करती है। नासिका में प्रवेश करने के बाद शुद्ध वायु कहां पहुंचती है, श्वास नली में पहुंचती है। कहां पहुंचती है, श्वास नली में पहुंचती है। श्वास नली को हम ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली लगभग एक लंबी संरचना होती है, जिसकी लंबाई हम लगभग बता सकते हैं 12 सेंटीमीटर। श्वास नली के अंदर सी आकार के, किस आकार के, अंग्रेजी के सी आकार के अनेक उपास्थिल छल्ले पाए जाते हैं। अनेक उपास्थिल छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थिल छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थिल छल्ले क्या करती, कैसी है, देखिए ये उल्टे सी आकृति है, तो यहां पर ये उपास्थिल छल्ले किस प्रकार के होते हैं, सी आकृति के होते हैं। इन उपास्थिल छल्लों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है, 16 से 20। इनकी संख्या कितनी हो सकती है, उपास्थिल छल्लों की संख्या 16 से 20 होती है। उपास्थिल छल्लों का प्रमुख कार्य क्या है, श्वास नली को पिचकने से रोकना। श्वास नली में उपस्थित उपास्थिल छल्लों का प्रमुख कार्य श्वास नली को पिचकने से रोकना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि श्वास नली पिचकती क्यों नहीं है, तो यहां पर श्वास नली में उपस्थित उपास्थिल छल्लों का कार्य क्या है, तो मैंने आपको बताया कि श्वास नली को पिचकने से रोकने का प्रमुख कार्य कौन करते हैं, उपास्थिल छल्ले। ठीक है, जिनकी संख्या होती है 16 से 20। इसके बाद है तीसरा जो भाग है वो ग्रसनी है। हमने पढ़ा है कि श्वास नली ट्रेकिया से जो वायु होती है, फिल्टर वायु, वो ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी एक संकरा छोटा भाग होता है। हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा है और यहाँ भी श्वसन तंत्र में भी पढ़ रहे हैं। हमें बता रहे हैं आपको कि ग्रसनी एक तो श्वसन क्रिया के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वसन पथ। क्या बोलेंगे इसको, श्वसन पथ। और दूसरा हमने पढ़ा है कि ग्रसनी भोजन पथ के रूप में कार्य करती है। तो देखिए, ग्रसनी एक तो श्वसन पथ के रूप में कार्य करती है और दूसरी भोजन पथ के रूप में कार्य करती है। ग्रसनी की जो दीवार होती है वो रोमामी उपकला से बनी होती है। ठीक है, तो देखिए ग्रसनी एक छोटा सकरा भाग है जो श्वसन पथ के रूप में भी कार्य करता है और भोजन पथ के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कंठ। ये देखिए ऊपर कंठ है। कंठ को हम क्या बोलते हैं, सौर्यंत्र। इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। तो देखिए, श्वास नली ऊपरी भाग से एक त्रिभुजाकार या त्रिकोणाकार संरचना से ढकी होती है। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स या कंठ कहते हैं। स्तनधारियों में या मनुष्य में ये एक ध्वनि उत्पादक अंग है। ये क्या है, एक ध्वनि उत्पादक अंग। ध्वनि उत्पादक अंग है। कई बार परीक्षा पूछते हैं कि मनुष्य में ध्वनि उत्पादक अंग कौन सा है, तो आप बताएंगे लैरिंक्स या सौर्यंत्र है। लैरिंक्स के अंदर अनेक स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर रज्जु, ओकल कॉर्ड्स। लैरिंक्स में अनेक स्वर रज्जु या ओकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहयोगी होते हैं।
लेरिक्स के ऊपर एक विशेष प्रकार का ढक्कन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन। इसको हम एपिग्लोटिस भी कहते हैं, एपिग्लोटिस भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कंठ या लेरिक्स, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो भाग है पांचवा, उसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। श्वास नली आगे जिस संरचना में खुलती है उसे हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी की यहाँ पर आपको एक जोड़ी दिखाई दे रही है, एक श्वसनी दाएं फेफड़े में जा रही है और एक श्वसनी बाएं फेफड़े में जा रही है। श्वसनी आगे जाकर अनेक भागों में बढ़ जाती है। श्वसनी जैसे मान लीजिए श्वसनी का प्रथम भाग है जो होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी फिर आगे जाकर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए यह है श्वसनी, आगे चलकर जैसे यहाँ पर है ये पहली श्वसनी हो गई, फिर आगे जाकर ये दो भागों में बट गई इस प्रकार से, फिर आगे जाकर ये अनेक भागों में बट गई, फिर यहाँ पर इस प्रकार से बट गई, ठीक है। तो ये हो गई श्वसनी। ये था आपके सामने श्वसनी का। फिर इसके बाद में दो भाग हो गए इसके इधर वाले, इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर जिस शाखा में बढ़ जाती है उसे हम द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। इसके बाद में ये तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है, तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। तो आपके सामने देखो श्वसनी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी कहते हैं। इसके बाद में श्वसनी जिस शाखा में खुलती है उसे हम श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका को हम ब्रैकियोल्स भी कहते हैं। इसके बाद में श्वसनिका एक विशेष प्रकार के भाग में खुलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फेफड़े। तो फेफड़े देखिए मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जिन्हें हम दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा कहते हैं। एक को बोलते हैं दायां फेफड़ा राइट लंग और एक को बोलते हैं बायां फेफड़ा लेफ्ट लंग। अब आपके सामने देखो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है और थोड़ा ऊपर स्थित होता है, यानी दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है और बायां फेफड़ा थोड़ा नीचे स्थित होता है। इसका क्या कारण है कि दायां फेफड़ा 3 पालियों से मिलकर बना होता है। दायां फेफड़ा 3 पालियों से मिलकर बना होता है। और इधर देखिए जो बायां फेफड़ा है वो 2 पालियों से मिलकर बना होता है। कितने पालियों से मिलकर बना होता है? 2 पालियों से मिलकर बना होता है। तो देखिए आपके सामने दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा और ऊपर की तरफ स्थित होता है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां पाई जाती हैं, बाएं फेफड़े में केवल 2 पालियां पाई जाती हैं। फेफड़े जो होते हैं मानव में एक जोड़ी होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजी होते हैं। इसके बाद में देखिए फेफड़ों के ऊपर एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसको हम फुफ्सावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुफ्सावरण। और फुफ्सावरणी में एक विशेष प्रकार का द्रव रहा होता है जिसको हम फुफ्सावरणी द्रव बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल द्रव। अब आपके सामने देखिए जो फेफड़े होते हैं इन फेफड़ों के अंदर अनेक गुब्बारा नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम वायुकुपिका कहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वायुकुपिका। तो देखिए फेफड़ों की या श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वायुकुपिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वायुकुपिका या एलोली, इन्हें हम वायुकुपिका कहते हैं। अब आपके सामने देखिए नीचे की साइड में जो होता है वो तंतुपट होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं।
प्रकार से श्वसन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, फिर दोबारा देखिए, मानव के श्वसन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र और एक को बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र। एक को क्या बोलते हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरे को बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका पहला भाग है। नासिका जो होती है, मानव में नाक की संख्या ओनली 1 होती है। नासिका में 2 छिद्र पाए जाते हैं। दो छिद्रों के बीच में एक पट पाया जाता है जिसे हम नासिका पट या नेजल पट, नेजल सेप्टम कहते हैं। नासिका के अंदर रोम या बाल और श्लेष्मा पाया जाता है जो धूल के कणों और हानिकारक जीवाणु को अंदर जाने से रोकते हैं। नासिका फिर आगे जाकर एक विशेष प्रकार की संरचना में खुलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वास नली। ये श्वास नली एक लंबी संरचना होती है। श्वास नली को हम ट्रेकिया कहते हैं। स्तनधारियों में श्वसन क्रिया कहां संपन्न होती है? श्वास नली में। श्वास नली में अनेक उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थल छल्लों की आकृति अंग्रेजी के सी के समान होती है और इनकी संख्या हम लगभग 16 से 20 होती है। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 16 से 20 होती है। यहां पर उपास्थल छल्लों का कार्य क्या है? श्वास नली को पिचकने से रोकना। इसके बाद में श्वास नली विशेष प्रकार की संरचना में खुलती है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के बारे में हमने बताया है, एक छोटा सकरा भाग होता है और ये श्वसन पथ और भोजन पथ दोनों के रूप में कार्य करती है। श्वसन पथ और भोजन पथ दोनों के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में है कंठ। तो देखिए, जो कंठ है, ग्रसनी आगे जाकर एक विशेष प्रकार के त्रिकोणाकार संरचना में खुलती है जिसे हम कंठ को हम बोलते हैं लैरिंक्स। कंठ कहते हैं, इसे लैरिंक्स कहते हैं या हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। लैरिंक्स के अंदर अनेक स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। स्तनधारियों में या मनुष्य में ध्वनि उत्पादक अंग कौन सा होता है? लैरिंक्स होता है, जबकि पक्षियों में ध्वनि उत्पादक अंग श्रिंक्स होता है। क्या होता है? श्रिंक्स। पक्षियों में ध्वनि उत्पादक अंग श्रिंक्स होता है, जबकि मनुष्य में या स्तनधारियों में श्वसन आपके सामने लैरिंक्स या कंठ होता है। कंठ के ऊपर एक विशेष प्रकार का भाग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गाठी ढक्कन, एपिग्लोटिस। ये भी यही पाया जाता है। इसके बाद में आता है श्वसनी। तो देखिए, श्वास नली जिस संरचना में खुलती है उसे हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी की एक जोड़ी पाई जाती है। श्वसनी आगे जाकर श्वसनिका में खुलती है, ब्रोंकोल्स में खुलती है। इसके बाद में श्वसनी में हमने बताया कि श्वसनी यहाँ देखिए अनेक भागों में, अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसनी पहले जिस शाखा में पड़ती है उसे हम प्राथमिक श्वसनी कहते हैं और प्राथमिक श्वसन आगे जाकर फिर जिस 2 शाखाओं पड़ जाती है उसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर अनेक शाखाओं पड़ जाती है उन्हें हम तृतीयक श्वसनी कहते हैं। फिर है श्वसनिका। श्वसनिका श्वसन की सामान्य सतह का निर्माण करती है। फेफड़े, तो मानव में, मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। मुख्य श्वसनन फेफड़े होते हैं। मुख्य श्वसनन क्या होते हैं? फेफड़े। फेफड़ों का रंग हल्का गुलाबी स्पंजी होते हैं। फेफड़ों के अंदर हम जानते हैं कि फेफड़ों के अंदर अनेक वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं जो किताब के अनुसार बता रहे हैं 2 करोड़ या 10 लाख एक फेफड़े में वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपके सामने फेफड़ों के अंदर जो गुब्बारेनुमा संरचना होती है उसे हम वायु कोशिका कहते हैं। श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वायु कोशिका होती है। वायु कोशिका से पहले जैसे मान लीजिए वायु कोशिका जिस कोष में होती है उसे वायु कोशिका कोष कहते हैं। वायु कोशिका कोष
कहते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, जैसे मनुष्य की श्वास नली में उपस्थित छल्लों का कार्य क्या है, या मानव में उपस्थित श्वास नली पिचकती क्यों नहीं है। तो उसका मुख्य कारण है कि इसमें उपस्थित छल्ले पाए जाते हैं जो वृद्धिशील आकार के होते हैं। इनकी संख्या 16 से 20 होती है। इनका प्रमुख कार्य है श्वास नली को पिचकने से रोकना। तो परीक्षा में देखो 2017 में पूछा गया था कि मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी संरचना को समझिए। ठीक है, तो ये आपके सामने मानव का श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया है। तो श्वसन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला है, मनुष्य में प्रमुख ध्वनि उत्पादक अंग है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव की श्वास नली पिचकती नहीं, पिचकती क्यों नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव के प्रमुख श्वसन अंग है, प्रमुख श्वसन अंग हैं। ठीक, श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। ये कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए, पहले है मनुष्य में प्रमुख ध्वनि उत्पादक अंग क्या है। तो इसमें आप आंसर बताएंगे, लैरिंक्स, कंठ या स्वर यंत्र प्रमुख ध्वनि उत्पादक अंग है। ठीक है, लैरिंक्स आ गया आंसर, जिसको हम कंठ भी बोलते हैं, स्वर यंत्र। दूसरा है, मानव की श्वास नली पिचकती क्यों नहीं है। तो आप बताएंगे, मानव की श्वास नली में सी आकार के 16 से 20 उपस्थित छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों का प्रमुख कार्य है श्वास नली को पिचकने से रोकना। तो यहाँ पर हो जाएगा, उपस्थित छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। मानव के प्रमुख श्वसनांग कौन सा है। तो आप बताएंगे, फेफड़े। मानव के प्रमुख श्वसनांग कौन से हैं, फेफड़े हैं। लास्ट का जो क्वेश्चन है, श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम है। मोस्ट प्रश्न है, श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पर आंसर आएगा वायुकोटिका। क्या आएगा, वायुकोटिका श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। पहला प्रश्न मोस्ट है, मनुष्य में प्रमुख ध्वनि उत्पादक अंग है, लैरिंक्स या स्वर यंत्र या कंठ। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, इन दोनों के बीच में एक भाग होता है जिसमें आती हैं पेशियां। क्या आती हैं, पेशियां। तीसरा जो भाग है, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र के बाद में आती हैं पेशियां। तो देखिए, श्वसन क्रिया में जो पेशियां कार्य करती हैं, उन पेशियों को हम अंतरा परसुक पेशियां, उन्हें हम अंतरा परसुक पेशियां या इनको बोलते हैं इंटर कोस्टल मसल्स या पेशियां। तो देखिए, श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से इंटरकोस्टल पेशियां कार्य करती हैं, जिनके कारण श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो पेशियों के अंतर्गत इंटरकोस्टल पेशियां आती हैं जो श्वसन का निर्माण करती हैं, श्वसन की सतह बनाती हैं। तो ये 3 पार्ट है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और